नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगेन दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर prelims again. Appeal is the continuation of suit. When you file the appeal, this is not a separate proceeding. When you filed a suit, got it? When you filed a suit, it was tried and the decision was passed in that case. A decree was passed, fine, and then you go to appeal. So your suit ends in the lower court. जो first original court थी, your suits end there, है ना, ends there. Then you file an appeal that goes into the higher court. तो एक सूट था, एक प्रोसीडिंग थी, there was a proceeding in the lower court. Now this is the proceeding in higher court, but technically this is what? Continuation of the suit. You cannot say this is a separate suit. You cannot say this is separate proceeding. This is the continuity of the suit. वो एक ही सूट माना जाएगा उसको, ठीक है। चलिए, now this line again, as I said you, which of the following statements are correct? Again this statement देखिए, a decree passed by an appellate court would be construed to be decree passed by the court of first instance. Decree is passed by which court? Appellate decree, but it will be presumed as if जब execution का नंबर आएगा, as if it is passed by the court of फर्स्ट इंस्टेंस। तो अगेन यहां से इस बात को ध्यान रखना आप इस समझते हैं ना, मीनिंग ऑफ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कितने लोग समझते हैं? आरुषि समझ में है ना, जिस कोर्ट में पहली बार केस जाएगा, दैट इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। तो डिक्री इज पास बाय द अपीलेट कोर्ट, बट इन लॉ इट विल बी प्रिज्यूम्ड एज इफ दिस इज डिग्री। व्हाई, हाउ इट इज सो? सी दिस। चलिए पहले आप इस केस का नाम नोट कीजिए। पहले दयावती वर्सेस इंद्रजीत, सुप्रीम कोर्ट, जज साहब हिदायतुल्लाह। In this, the importance of this case is this only: in which of the following cases scope of the appeal was explained. The name of the case is what? दयावती वर्सेस इंद्रजीत। इतना नाम रख लीजिए बस, मैंने सब कट कर दिया है इसमें से। The name of the case is important only here. Now come to this case, again very important case. We have read so many times. Garikpati Viraya versus N Subaiya Chaudhary. Very important case. Name is what? Garikpati Viraya versus N Subaiya Chaudhary. In this case, Supreme Court laid down the principles, and these principles we have discussed. But once again, I read it for you. Relating to right of appeal. What are those? Number 1. The legal pursuit of a remedy
suit, appeal and second appeal are really but steps in a series of proceedings, all connected by an intrinsic unity and are to be regarded as one legal proceeding. Whether you first, what is the first step? If you want to file a suit, you want to seek some legal remedy. That legal pursuit of a remedy, you want to file a suit for possession, for title, for areas of rent. For that purpose, you will say, what is the first remedy? You will file the suit. Then comes the adverse decision against one party. Then that party will go in appeal. Then if permitted, there can be a second appeal. So suit, appeal and second appeal. The question is this, whether these are separate proceedings? No, this is one legal proceedings. These are steps in series. First step is suit, second step is appeal, and third step is what? Second appeal. These are the steps. This is the first and first principle, and these upon this line itself you can see the question in prelims. So in which case it was held. Question prelims में कैसे आएगा? किस केस में कहा गया था? In which case it was held that number 1, suit, appeal and second appeal are the steps in series. They are the part of one legal proceeding. Case name is Garikpati. Who propounded these principles? Justice Hidayatullah. जस्टिस हिदायतुल्लाह. कर लेंगे आप लोग, नोट्स में है आपके, हाईलाइट करते रहिए, P4 प्रीलिम्स लिखते रहिए वहां पर. ये सेकंड नंबर, द राइट ऑफ अपील इज नॉट ए मियर मैटर ऑफ प्रोसीजर बट इज ए सब्सटेंटिव राइट. सी ये क्या, क्यों कही गई बात? ये व्हाई दे आर एक्सप्लेनिंग इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, right of appeal is not a mere matter of procedure but is a substantive right. It is not your procedural right, it is a substantive right. इसको समझते पहले क्या है. Had it been only a procedural right, अगर ये केवल एक प्रक्रियात्मक अधिकार होता, then legislature would be competent to amend it to give it effect retrospectively. Procedural laws can be amended retrospectively. You cannot claim as a matter of right कि my trial should be only according to the procedure as it was earlier. It was earlier to the amendment. आप मेरी बात समझ रहे हैं? सपोज कीजिए, मैं, हालांकि सिविल CPC क्लास है लेकिन मैं इसको CRPC के साथ समझाऊंगा आपको. ऐसा समझिए आप, an offense was triable by as summon cases. Later on amendment was made and now it was made as a warrant trial. Now there is change in procedure. During pendency of the trial there is a change in procedure. Are you getting my point? एक ट्रायल चल रहा है, इसी बीच में अमेंडमेंट हुआ और जो प्रोसीजर है उसको चेंज कर दिया गया. Now you cannot claim that I should, in my matter, old procedure should be followed. In procedural laws, amendment can be given, can be made effective retrospectively as well. आपका केस मिड में है, लेकिन मिड में ही आपके केस का प्रोसीजर चेंज किया जा सकता है. that will be valid. Got it or not? But once it is a substantive right, it cannot be changed. Law cannot be amended to the effect that earlier you were having the right of appeal on that date, but now you will not have this right of appeal. आप बात समझ रहे हैं? तो your right of substantive right will be determined on the date, material date वो होगी जिस डेट पर आपने वो सूट इंस्टीट्यूट किया है. It cannot be changed subsequently. अगर ये केवल प्रोसीजरल लॉ होता तब वो बंदिश लेजिस्लेचर पर खत्म हो चुकी होती. प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई है तो दिस इज द डिफरेंस. एंड व्हाट इज द वर्डिंग प्लीज? नॉट ए मियर मैटर ऑफ प्रोसीजर. यह केवल मात्र प्रक्रियात्मक नहीं है. इट मीन्स ऑल्दो दिस इज ए मैटर ऑफ प्रोसीजर ऑल्सो,
इट इज नॉट कि प्रोसीजर से कोई लेना देना नहीं है इसका, इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोसीजर, इट इज ए मैटर ऑफ प्रोसीजर, बट टेक्निकली इट इज ए सब्सटेंटिव राइट, इट इज ए वेस्टेड राइट। प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ आ गई तो, वेरी टेक्निकल लाइन है, आई होप कि रटनी नहीं पड़ेगी आपको अभी, आप कर लेंगे इसको। नेक्स्ट, वी हैव एक्सप्लेन दिस अर्लियर ऑल्सो। थर्ड प्रिंसिपल, तीसरा सिद्धांत, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट कैरीज with it the implication that all rights of appeal then in force are preserved to the parties thereto till the rest of the career of the suit. I again read it. The institution of the suit, the moment you institute a suit, you get a right of appeal and it remains with you, it is preserved with you till the rest of the career of the suit. जब तक वो सूट चलता रहेगा तब तक वो राइट टू अपील आपके पास रहेगा। इट इज प्रिजर्व टू यू, इट एक्रूज टू यू ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट। दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट बिकॉज हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। अगेन, द राइट ऑफ अपील इज ए वेस्टेड राइट, वी हैव एक्सप्लेन्ड इट, वी हैव, एंड सच राइट टू एंटर सुपीरियर कोर्ट एक्रूज टू द लिटिगेंट एग्जिस्ट ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ लिस कमेंसेस, पढ़ चुके हम लोग, सेम है। एंड नाउ कम टू फोर्थ, दिस वेस्टेड राइट ऑफ अपील कैन बी टेकन अवे ओनली बाय सब्सिक्वेंट इनैक्टमेंट, ये भी कर चुके हम लोग। तो दिस इज these are the principles propounded in the case of Gargpati Viraya, 5 principles. Now question in mains, I give you the question of mains. Discuss the meaning of the, लिखने क्वेश्चन, discuss the meaning of the appeal, full stop. How a right of appeal is different from right of filing a suit. What are the principles regarding the scope of appeal? Discuss with case laws. बन गया? अभी तक आपको जो मीनिंगलेस लिख रहा होगा कि सर समझाए जा रहे, उस पर कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया है। रिपीट क्वेश्चन फॉर यू। डिस्कस द मीनिंग ऑफ अपील, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, what is the difference between the right of appeal and right of filing the suit? Question number 3, what are the principles regarding the scope of the appeal? Discuss with case laws. तो नाउ ये 3 क्वेश्चंस के एम्बिट में आपको पूरी क्लास को आपको समझाना पड़ जाएगा इसको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, हु मे फाइल द अपील? हु मे फाइल अपील? कौन फाइल करेगा अपील? वी हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ अपील, वी हैव डिस्कस राइट, वेस्टेड राइट इन क्रिएचर ऑफ स्टैट्यूट, हम लोग सबको पढ़ चुके हैं। नाउ वी प्रोसीड नाउ, हु मे फाइल? कौन फाइल कर सकता है? से 96 की बात करते हैं हम। प्लीज गो टू सेक्शन 96। You will see in the section 96, it says, save where otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeals from the decisions of such court, है ना। एंड देन सेकेंड क्लॉज, थर्ड क्लॉज, फोर्थ क्लॉज, इसमें कहीं पर भी यू विल सी दे हैव नॉट मेंशन द फैक्ट दैट हु कैन फाइल। सेक्शन 96 डज नॉट रेफर टू और इनुमरेट द पर्सन्स हु मे फाइल एन अपील। सेक्शन 96 सेज एन अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ओरिजिनल डिक्री, but it does not enumerate who can file this. Got it or not? So this answer is here. This is the ordinary rule. Only a party to a suit adversely affected by the decree or any of his representative in interest may file an appeal. This is the general law. Who will file? जिसको दर्द होगा। डॉक्टर के पास कौन जाएगा? जो परेशान होगा, है ना। Only a party to the suit adversely affected by the decree. Who is adversely affected by the decree? He will approach. Or in his absence, if he is not there, any of his representative in interest may file the. तो this is general law. यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। Now question is this:
A person who is not a party to a decree or order, whether he can file the appeal or not. If you are not party to the suit, whether you can file appeal or not, this is the question for your claims. And answer is yes. With the leave of the court, court की permission के साथ you can prefer an appeal from such order decree. कब? If that order or decree affects you in any way, अगर उस ऑर्डर से या उस डिक्री से आपके हित प्रभावित होते हैं, then you can approach to the court as well. If either he is bound by the order, he is aggrieved of the order, or he is prejudicially affected by it. केस का नाम लिख लीजिए, जतन कंवर वर्सेस गोलचा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड. जतन कंवर वर्सेस गोलचा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड. So this is very interesting question. It can be asked in your prelims. Whether a person who is not a party to the suit can file the appeal or not. So in general you will say no, but please read the options carefully. If it is the option there, with the leave of the court, and he is prejudicially affected by such order or decree, then he can file the appeal with the permission of the court. He will have to seek the permission from the court. ये बात समझ रहे हैं ना ऋषि? लीव द कोर्ट ऐसा नहीं जिस दिन कोर्ट छुट्टी पर होगी उस दिन फाइल कराएगा चुपचाप. लीव ऑफ द कोर्ट मीन्स परमिशन ऑफ द कोर्ट. हाँ. So basically this is the test. Test is what? Whether a person is aggrieved person or not. Then where he has a genuine grievance, either pecuniary or otherwise. Again, case law name is Adi Firoz Shah Gandhi versus H.M. Siravai. Second case, next case is what? Adi Firoz Shah Gandhi versus H.M. Siravai. उसमें उन्होंने इसी बात को एक्सप्लेन किया है कि who can file the appeal? How will you determine? You will see whether he has any genuine grievance against that decree or not. He will go before the court. He will apply before the court कि I may be permitted to prefer appeal against this decree. Why? You are not a party. Sir, my interests are genuinely affected by this. Whether it may be the pecuniary effect or otherwise, this decree or order goes against my interest as well. Therefore, I may be permitted to file the appeal. If the court comes to the conclusion, yes, he has a genuine grievance, then court can permit him. किस केस में कहा गया था ये? आदि फिरोज शाह. So again, you can see it like that also. A decision cannot be said to be adversely affect a person unless it will operate as res judicata against him in any future suit. टेक्निकल हो गया थोड़ा सा, है ना? See, this is one of the criteria. If a decision is such that if I am not permitted, it will operate as res judicata in future against me as well. Then I can say I can be permitted to file appeal against this at this stage, even though I was not permitted. It may be a representative suit. It may be anything else. I was not represented at that time, but now the decree has been passed. It is going against my decree. At least I will be allowed to appeal right now at this stage. Because if this decision passes this criteria, it can operate as res judicata against me in any future suit, then I shall be permitted to prefer appeal against such decision. समझ रहे हैं? अपनी कर लेंगे. केस का नाम स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अमर सिंह, आदि फिरोज शाह. आज मैंने आपकी ना पूरी ये भूख है केस लॉज की, वो मिटा दिया कि केस लॉज नहीं मिलते. लो केस लॉज, जम के लो, बशर्ते याद रखो कुछ. देखो इसका मैं ट्रिक देता हूं आप लोगों को. बहुत मुश्किल काम होता है सब लिखना केस लॉज को. तो यहाँ पर इन केसेस में आई एम नॉट गिविंग यू फैक्ट्स ऑफ द केसेस, ओनली डिसीजंस आर गिवन. And it is also equally very difficult to mention in the mains exam. But even if you remember this Amar Singh case, Firoz Shah Gandhi case, at least you remember should this, and you remember only one case. देखो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको.
Garikpati, Garikpati, Garikpati we have heard this case so many times. It means this case is dealing with so many aspects of appeal. अब मुझे एक बार को नहीं भी आता होगा, Garikpati भी याद रह गया ना, और कॉन्सेप्ट ऑफ अपील को समझाना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अपील समझाया, द मीनिंग ऑफ द अपील समझाया, वेस्टेड राइट एंड द स्कोप ऑफ द appeal was explained in the leading case by the Honorable Supreme Court in the case of Garikpati. ठीक है, और अगर खुदा न खासे याद रह गए, and similarly was held in the case of अमर सिंह कॉमा आदि फिरोज शाह, दिस कॉमा करके ये लिख दिया। अगर आपका जगह नहीं है, टाइम नहीं है, तो कॉमा लिख करके भी काम चला सकते हैं आप लोग। अगर आपके पास बहुत अच्छी तरीके से आता है तो फिर आप इन्हीं लाइनों को रिपीट कर दीजिए। In the case of Amar Singh, it was held. Again, further in case of Firoz Shah Gandhi, Firoz Shah Gandhi, it was held this like this. कर लेंगे आप लोग? नहीं तो केस लॉज का नाम याद रखना, उनको मेंस में यूज करना, ये भी अपने आप एक आर्ट है। आप समझ रहे हैं? बंदूक रखना अपने पास और बंदूक को चलाना, ये दोनों अलग बातें हैं। बंदूक लेकर यहाँ पे हो देखा आप लोगों ने, कुछ लोग यहाँ बेल्ट निकाल के जब शादी बारात में निकलते हैं तो पूरा शो करके निकलते हैं वो लोग, और जब शादी बारात में अपने उसको यूज़ करते हैं उस तरीके से, और कई बार बिहाइंड द बार भी मिलते हैं इस चक्कर में। एक समझदार आदमी होगा वो अपने घर पे उठा के रखेगा, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि मेरे पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है। इन केस ऑफ टाइम मैं सरप्राइज दूंगा, है कि नहीं है? तो एक समझदारी वाला काम हो गया। तो केस लॉज को भी जानना, याद करना एक अलग बात हो गई, उनको यूज़ करना ये भी अपना एक आर्ट है। तो आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी चाहिए, किसी आंसर को आपने 300 वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसी टॉपिक को अगर आप लोगों ने 100 वर्ड्स में लिखना है तब कैसे लिखेंगे, और केस लॉ का नाम भी मेंशन करेंगे। तो ये आर्ट, इस आर्ट पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए खुद भी। उसी बात को किस तरीके से बहुत एट लेंथ कहना है और उसी बात को किसी तरीके से मिनिमम शब्दों में कहना है, ये आर्ट आपको ओवरनाइट नहीं आ सकती है, यू विल हैव टू डेवलप इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये वीडियो आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, आपने लाइक भी किया होगा, कमेंट भी किया होगा और शेयर भी करेंगे। आज मैं आपको एक टिप और देता हूँ यहाँ पर, ये कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए। देखिए, रिवीजन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देना, वो तो करते ही करते हैं, लेकिन मैं आपको टिप देता हूँ। आपको जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है, जो आपका खाने का टाइम है, जो वेटिंग टाइम है, उसमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपका बहुत टाइम बचेगा, इसमें बहुत टाइम बचेगा और आप बहुत फास्ट लर्निंग कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।